अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा तक़वी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कस्टम न्यूज़ पे हार्ड लाइन। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है बैरून मुल्क मुकीम बिज़नेसमैन शर्जील जमाल को। अस्सलाम वालेकुम शर्जील जमाल। वालेकुम सलाम। शर्जील जमाल, आप ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आते हैं, तो इनको अपना सामान क्लियर कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वो क्या मुश्किलात हैं जो इनको पेश आती हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत किस्म की मुख्तलिफ मुश्किलात पेश आती हैं, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो दुबई में, सऊदी अरब में, कनाडा में, अमेरिका में सर्विसेज़ दे रही होती हैं जो कि लाइसेंस याफ़्ता नहीं होते। वो कहते हैं कि जी हम आपका कार्गो पर केजी के हिसाब से पाकिस्तान आपको डिलीवर कर देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी गलती ये करते हैं, ज़्यादातर जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती है और जो ओवरसीज़ परेशानी अपनी बयान करते हैं और जो मैंने खुद फेस किया यहाँ पे लोगों से बात करके, तो वो यही होता है कि जब वो कार्गो दे देते हैं एक ऐसी कंपनी को जिस कंपनी का ना कोई लाइसेंस होता है, ना कोई ऑफ़िस होता है, वो सिर्फ़ फ़ेसबुक पे ऐड के बुनियाद पे वो उसको कार्गो दे देते हैं। जब वो कार्गो पाकिस्तान लेके आते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। चूँकि उनका कार्गो किसी और के कार्गो के साथ मिक्स होता है, वो कार्गो इल्लीगल भी होता है, कभी-कभी ऐसा कार्गो आ जाता है जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट नहीं हो सकता, वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वो उनको पाकिस्तान में जब वो कार्गो लेके आते हैं अपना, तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेजॉरिटी केसेज़ में ये होता है, हर केस में नहीं होता, किसी-किसी केस में जो है, वो ठीक तरीके से ये काम हो भी जाता है। मगर मैंने ये देखा है ज़्यादातर नॉलेज की कमी होती है, पैसे उन्हें कम देने पड़ते हैं, वो ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, वो ऐसी कंपनियों को अपना कार्गो हैंडओवर कर देते हैं, जो प्रोफ़ेशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होती या उनके पास इस काम करने का लाइसेंस नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, वो कौन से अनासिर हैं जिनकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है? देखिए, अनासिर तो सबसे पहले तो खुद सबसे पहला तो मैं ज़िम्मेदार हूँ ना, अगर मैंने अपना कार्गो ऐसे लोगों को दे दिया है, जो लोग प्रोफ़ेशनली साउंड नहीं है, जिनके पास वो काम करने के लाइसेंस नहीं है, सिर्फ़ इसलिए दे दिया है कि वो पैसे कम दे रहे हैं मुझे, रेट उनके कम हैं, तो सबसे पहला तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। दूसरा ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो ये इस किस्म की प्रमोशन कर रहे होते हैं, जानबूझ के कि उन्हें ये काम नहीं आता और वो ये काम कर रहे होते हैं और फिर वो काम लेने के बाद ढूँढ रहे होते हैं किसी को कि जी वो हम उनका कार्गो रिलीज़ कर दें पाकिस्तान में। तो बेसिकली बात सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीम की है। लोग अपनी प्रॉफ़िट के लिए दूसरे को धोखा दे देते हैं और उनको बता देते हैं कि जी आप आ जाइए, हम आपका काम कर देंगे और बाद में जब वो पाकिस्तान से बाहर जाता है, तो दोनों साइडों पे ये मुश्किलात आती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान में क्लीयरेंस में मुश्किलात आती हैं। जब ये कार्गो पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं, जब भी बड़ी मुसीबत आती है और जब भी बहुत ज़्यादा इनको जो है हिडन चार्जेस देने पड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो जो ट्रैवलर है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, सबसे पहले ज़िम्मेदार वो है और फिर वो कंपनीज़ हैं जो बगैर लाइसेंस के काम कर रही हैं, फ़ेसबुक पे या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। अच्छा, ये बताइए कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी गैर दानिस्ता तौर पे ये लोगों के चुंगल में फँस जाते हैं और अपना काम सामान क्लियर कराने की कोशिश करते हैं? मैं तो यही या समझता हूँ या गैर ये दानिस्ता। या जी, जी, ये बोलिए। कोई खेपी होते हैं जो इनको सामान देते हैं कि भई आप हमारा सामान यहाँ से लेके आके क्लियर करा दें? मैं ये समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी गैर दानिस्ता तौर पे इसमें आ जाते हैं, सिर्फ़ सिर्फ़ उनको दिमाग में ये लगा होता है कि पैसे जो डीएचएल है, यूपीएस है या कोई और रजिस्टर्ड कंपनी है जिनको ये काम करने का लाइसेंस है, वो थोड़ी महँगी होती हैं, वो गारंटी करती हैं आपकी सर्विसेज़ को, तो वो कहते हैं थोड़ा-सा सस्ता ऑप्शन हमें मिल रहा है और अगर सस्ता ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें हमें जाने में क्या हर्ज है। और वो फिर इस तरह करते हैं कि रेफरल ढूँढते हैं, कभी किसी का कार्गो ले गए होंगे तो कभी मतलब इसका रेशियो होता है 60 और 40 का, 60% सक्सेसफुल हो जाता है, 40% कार्गो रह जाता है। दूसरा जो आपने हुँ। सवाल किया ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपने बात किया वो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं फ़ेसबुक पे, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर वो ग्रुप्स फ़ेसबुक में बने हुए हैं, जिनमें लोग पैसेंजर, ट्रैवलर किसी और का कार्गो पैसे के एवज़ जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं, जो कि टोटली गैर कानूनी है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें कितने पैसे दिए जा रहे हैं? तो इनको या टिकट दिए जा रहे होते हैं? कुछ नहीं दिया जा रहा होता, $15-15 $20 पर केजी पे वो अपना कार्गो ले लेते हैं। कोई 1 केजी कार्गो दे रहा है, कोई 2 केजी कार्गो दे रहा है, कोई 5 केजी कार्गो दे रहा है और ये वो कार्गो उठा के
ले आते हैं। मैं हैरान हूँ इस बात से कि वो इस काम को जुर्म है ये, और इसको जुर्म को जुर्म नहीं समझते कि चाहे वो दुबई जा रहे हों, सऊदीया जा रहे हों, कतर जा रहे हों, अमेरिका जा रहे हों, कनाडा जा रहे हों, बैंकॉक जा रहे हों, थाईलैंड जा रहे हों, या ऐसे बैंकॉक या कहीं से वापस पाकिस्तान आ रहे हों, वो गैर कानूनी है किसी का कार्गो पैसे के एवज लेके आना और उससे अपने वेट के चार्जेस कैलकुलेट करके पैसे लेना। ये गैर कानूनी काम है। अगर कोई पाकिस्तानी इसमें फंस जाए तो उसको भारी फाइन भी होता है और फिर उसको मुश्किलात उठानी पड़ती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को ये अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है कि इसके सिर्फ के प्लेटफॉर्मों में अपने आप को हाईलाइट मत करें। आप एज अ ना जहाने में एक स्मगलर के तौर पे आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का डाटा स्क्रॉल किया जाता है वीजा कलेक्शन में, हर चीज के अंदर। तो आप कहीं ना कहीं जब ये काम करते हैं तो आगे चल के आपको वो हाईलाइट कर लेते हैं कि ये आदमी जो है वो ट्रैवल जो है फॉर मनी करता है, तो इसकी लेजिटिमेट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो बहुत नुकसान होता है जो कि उन्हें बाद में पता चलता है। अच्छा, ये जो स्मगलिंग होती है इस तरीके की, इसके लिए क्या गरीब लोग, गरीब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वहां पे, उनको इस्तेमाल किया जाता है, या और कोई भी लोग इस्तेमाल होते हैं, या पाकिस्तान से ये लोग जाते हैं? सब लोग इस्तेमाल होते हैं, गरीब अमीर सब लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी हमारे पास 20 केजी एक्स्ट्रा है तो हमने $10 या $20 में भेज दिए तो $200 कहा लिया तो चलो एयरपोर्ट का खर्चा हमारा निकल जाएगा। मैं वही आपको कह रहा हूँ, गैर दानिस्ता तौर पे बेचारे ये गलत काम कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि ये ऐसा काम है जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पे, उनकी ट्रैवल के जितनी भी इंफॉर्मेशन है पब्लिक करने से बहुत नुकसान। और उसमें एक और फ्रॉड भी होता है। एक आदमी कहता है जी मेरी फ्लाइट है, मैं अमेरिका से पाकिस्तान जा रहा हूँ, आप मुझे 20 केजी दे दें, या पाकिस्तान से मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मुझे 20 केजी दे दें। वो फिर कार्गो भी लेके भाग जाते हैं, मतलब पूरा कार्गो ले लेते हैं और लेके भी भाग जाते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन फेक होती है। काफी चीजें फेक इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा इस किस्म के फ्रॉड में ना इन्वॉल्व हो। $100-200 ज्यादा खर्च हो जाए मगर एक लेजिटिमेट अच्छा, कंपनी ये के साथ आपने काम अभी करें। कहा कि लेके भाग जाते हैं कुछ लोग, तो ये जी जी। पाकिस्तान से जाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, या पाकिस्तान आने वाले होते हैं, कौन होते हैं? दोनों दोनों लेके भी भाग जाते हैं। पाकिस्तानी जो ओवरसीज बैठे होते हैं वो भी फेक प्रोफाइल बनाते हैं, लोगों का कार्गो लेते हैं और 100 कार्टन लेके, मिसाल मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर किसी ने एक शैम्पू दिया, एक बोतल दी बच्चे की और एक कुछ भी पर्स दे दिया, तो उन्होंने क्या किया कि बोतल छुपा दी, बोला जी वो कस्टम ने जब्त कर ली। और जी भाई ये लैपटॉप की, जो वो लैपटॉप जब्त कर लिया कस्टम ने, हमें नहीं मालूम, हम कुछ नहीं देंगे। तो वो एक्सक्यूज भी देते हैं बाकायदा, भागते भी नहीं है। वो कहते हैं जी हाँ कस्टम ने जब्त कर लिया, हम क्या। अच्छा, ये जो सामान वहां से लेके आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, यहाँ पे क्लियर भी होता है, तो इसमें एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे कौन लोग होते हैं जो इसको बगैर चेक किए क्लियर कर देते हैं? आज से 2 साल पहले, अब आपने ये सवाल पूछ लिया क्योंकि ये सवाल सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए था, तो मगर चले अब ये सवाल आपने बड़ा कस्टम रिलेटेड सवाल कर लिया है। चूंकि मेरा काम, सारी जिंदगी में कस्टम डिपार्टमेंट से ताल्लुक रहा मेरा और मैं कस्टम रोकर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है ये क्या होता है। और आज आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान के मसले का हल भी जो है ना पाकिस्तान कस्टम के पास है। क्योंकि पाकिस्तान कस्टम हर किस्म के मामलात को देख रहा होता है, जो पाकिस्तान के अंदर इन हो रहा है, आउट हो रहा है, रेवेन्यू कैसे कलेक्शन हो रहा है, सेल टैक्स कैसे कलेक्शन हो रहा है, इनकम टैक्स। तो हम बहुत कुछ चीजों पे नजर होती है हमारी, बीइंग ए कस्टम से रिलेटेड जो हम काम करते हैं। तो जो आपने सवाल किया आज से 3 साल, यानी ये भी एक ऐसा केस है जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आज से 3 साल तक, यानी अभी 1 साल हुआ है ये काम बंद हुआ है, मगर 3 साल पहले तक फेक कंपनी फेक पासपोर्ट खरीदती थी, उसके ऊपर लोगों से कार्गो कलेक्ट करती थी, फिर वो दुबई जाता था, फिर दुबई से वो कार्गो जो है वो पर्सनल इफेक्ट पे पासपोर्ट खरीद के उसे पर्सनल इफेक्ट में क्लियर किया जाता था और उसके अंदर सारा कमर्शियल कार्गो होता था, उसको पर्सनल इफेक्ट डिक्लेयर करके रिलीज किया जाता था। जो कि 3 साल इन्होंने, जो भी कस्टम में प्रिवेंटिव में जितने भी ऑफिसर आए, उन्होंने बहुत बेतहाशा इस काम में, स्मगलिंग में इस किस्म के लोगों की मदद की। तो इसमें आपका कहने का मकसद ये है कि कस्टम अफसरान एयरपोर्ट पे जो तैनात अमला है वो मुलविस होता है? नहीं, ये एयरपोर्ट वाले जो है ना वो अलग हैं और बाईसी वाले अलग हैं। जो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये भर के भर कंटेनर आए हैं। अच्छा, ये भर के भर ये कंटेनर जो आए हैं जो अब। बैगेज का होता है, उसके उसके हाँ, हवाले ये से बात कर बैगेज रहे हैं। क्लेम करते हैं मगर ये एक्चुअली बैगेज नहीं होता ना। ये बिल्कुल उसी तरह होता है गाड़ियों का कि किसी और की गाड़ी वो लेके आ रहा होता है, इसी तरह वो जो बैगेज का बंदा होता है वो अपना सामान नहीं लेके आ रहा होता, किसी और का सामान लेके आ रहा होता है और वो सारा कमर्शियल कार्गो होता है।
अच्छा, इस स्मगलिंग में शिपिंग कंपनियों का क्या किरदार होता है? नहीं, शिपिंग कंपनियों का मैं समझता हूँ कोई किरदार नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि शिपिंग कंपनियों को नहीं मालूम होता कि आप क्या कार्गो दे रहे हैं। क्योंकि आप एक कार्गो लेते हैं, शिपिंग कंपनी को उसमें $100-50 बच रहे होते हैं, वो तो आपको बुकिंग दे देती है। एट दी एंड उसका ताल्लुक होता है मुझे फ्रेट दे दे। कस्टम को आप डिक्लेरेशन देते हैं, शिपिंग कंपनी को तो आप कोई डिक्लेरेशन नहीं देते। तो वो कहती है ठीक है, जो इन्होंने कस्टम को दी है वही हमें भी दी है, तो इसका मतलब वो ठीक होगी। उसके बाद तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो चेक करे, और ना उसका ये काम है कि वो ये सारी चीजें चेक करे। अच्छा, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या मशवरा देंगे कि उनको क्या करना चाहिए जब वो यहाँ पे पाकिस्तान आते हैं, कि किसका सामान लाना देखें, चाहिए? आप सिर्फ पाकिस्तान आनों की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से बाहर भी तो लोग लेके जाते हैं, उनके साथ भी तो यही सब कुछ होता है। उनको भी बताया जाता है कि $100 में सामान चला जाएगा, बाद में पता चलता है $3000 उनके लग जाते हैं, और ऐसे केसेस भी बहुत है। तो सिर्फ ये है कि आप ऐसी कंपनियों के साथ काम करें जो लेजिटिमेट हो, जिनके पास लाइसेंस हो, जो काम वो आपसे करना चाह रही हो वो आपको सही इंफॉर्मेशन दें। आप पैसे कम होने की वजह से ऐसे लोगों को हायर मत करें जिनका ना कोई नाम हो, ना कोई उनकी रजिस्ट्रेशन हो, ना कस्टम से उनकी कोई एसोसिएशन हो। देखिए, मैं नहीं समझता, आप सिर्फ जो बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान आते हैं उनके साथ शायद ये हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनके साथ भी इस किस्म के मसले मसाइल आ जाते हैं। उनको बताया जाता है कि जी आप हमें $2000 दे दें, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। जब वो उनके घर पे पहुंच रहा था, पता चले नहीं 2000 तो यहाँ तक के थे, फिर कस्टम की एग्जाम फीस, मतलब मिला के उनको $3-4 हजार और ले लिए जाते हैं। इनको वो हिडन चार्जेस के तौर पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फ्रेट ब्रोकर और शिपिंग कंपनी वाले मिलकर कर रहे होते हैं। मेरा कहना ये, मेरा मशवरा ये है कि दोनों साइड, जो लोग आ रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पहले ड्यू डिलीजेंस कर लें, एक प्रोफेशनल के थ्रू ये काम करें। ऐसी कंपनियों को काम ना दें जो कि लाइसेंस ना हो उनके पास ये काम करने का, जिनका कस्टम का एक्सपीरियंस ना हो, जो कस्टम से लाइसेंस याफ्ता ना हो, जिनके पास वो काम करने का या वो जॉब करने का प्रॉपर वैलिडेशन ना हो, उनके साथ काम ना करें। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेशियो 70-30 60-40 का रहता है। आप 40% कामयाब भी हो जाते हैं, मगर अच्छा, उस ये 40% मालूम से कैसे चलेगा कि भाई ये बंदा लीगल है, ये इलीगल है? अब मैं कोई सामान क्लियर कराने जाता हूँ तो मैं उसका लाइसेंस तो नहीं देखूंगा, मैं किस तरीके से उसकी जांच नहीं, पड़ताल? आप देखेंगे ना, आप जाके गूगल पे उस कंपनी को देखें, इसका कोई एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, आप उसके पास जाएं या अपना बंदा भेजें, फिर देखें उसको। कस्टम्स की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिधर आपको पता लग जाएगा कि ये लाइसेंस ब्रोकर है या नहीं। फिर आप वो चेक करें कि ये लाइसेंस ब्रोकर है। थोड़ा सा रिसर्च भी तो कर ले। हम पाकिस्तानियों के साथ मसला ही है ना कि बस वो समझते हैं टिकटॉक पे जो चीज आ गई है, इंस्टाग्राम पे जो चीज आ गई है, यूट्यूब पे जो चीज आ गई है, वो बस बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई रिसर्च नहीं करनी। और यही हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला हो चुका है इस वक्त, कि इतनी फेक इंफॉर्मेशन फैलाई गई हुई है इतनी सोशल मीडिया पे, वो उसको सच समझ लेती है बगैर किसी रिसर्च को। भाई यार, रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बात सही भी है या नहीं। इसी तरह आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले रिसर्च तो कर लें। वो कहता नहीं रिसर्च नहीं, हमें यूट्यूबर ने बताया था कि जी एक कंपनी है बीबीसी, वो ठीक काम करती है, हमने उसके साथ काम करना है। बस ये है मसला। रजा साहब, आपने जो ये टॉपिक छेड़ा है, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ये मेरे दिल से बहुत करीब है। उसकी वजह ये है कि मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूँ, और मेरे पास यहाँ पे हजारों लोगों से मुलाकात हुई है और उनकी प्रॉब्लम्स मैंने सुनी है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां पूरी करके, लोगों को मजीद प्रोग्राम करके, जो कमेंट बॉक्स पे सवाल हो उनके जवाब दें, ताकि पाकिस्तानी जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो अपना कार्गो ठीक तरीके से लेके भी जाएं, ना उनका सामान टूटे, ना कुछ हो, उनके साथ फ्रॉड ना हो। तो मेरा दिल से बड़ा करीब है, तो मैं चाहता हूं आप इस पे मजीद भी प्रोग्राम करें। शर्जील जमाल, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अब हम अगले प्रोग्राम में आपके साथ मजीद गुफ्तगू करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। चलें, थैंक यू।